उसको उसके दोस्तों ने धोखा दे दिया। एस रैंक होने के बाद भी वो फेलियर था। उसकी असैसिन क्लास बेकार थी। जब सबसे पावरफुल एस रैंक बॉस आया तो उसे बेट की तरह यूज़ किया गया। लेकिन जब उसने डिस्कवर किया कि बॉस बोल सकता है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो असैसिन ने अकेले ही अपनी पूरी जान लगा दी। आखिर में बॉस अपनी दुनिया में वापस चला गया, पर लड़का मरने वाला था। तब उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हुआ और फिर वो टाइम में वापस चला गया। उसकी प्यारी बहन अभी भी जिंदा थी और अब ये स्टोरी धीरे धीरे सोलो लेवलिंग जैसी बनने वाली है। अब उसे अपनी बहन को इलनेस से बचाने के लिए एडवेंचरर बनना होगा। घर लौटने पर बहन फिर उसके सामने आई और बोली कि 10 हिल डैशेस करो, 20 पुलअप्स करो और 30 लोगों को ग्रीट करो। वो तुरंत लोगों को ग्रीट करने की मेहनत शुरू कर देता है। क्या जापान या कोरिया में ग्रीटिंग का कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी ही वो दौड़ना शुरू करता है और पुलअप्स करके फिनिश करता है। सब कंप्लीट करने के बाद वो सीधा लेवल 3 पर पहुंच गया। उसी दिन वो एडवेंचरर रजिस्टर करने गया। सच में वो लेवल 3 था। नॉर्मली इतना अचीव करने में 3 महीने लगते। अब उसे वाइजली क्लास चूज करनी थी। पिछली लाइफ में वो फेल्ड असैसिन था, पर इस बार उसने कोई क्लास सिलेक्ट ही नहीं की। सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। फिनिश करके वो अपनी शॉप गया और सबसे बड़ी स्वॉर्ड खरीद ली जो उसने देखी। वो लगभग उससे भी बड़ी थी। साइज सब कुछ नहीं होता दोस्तों, टेंशन मत लो। फिर वो बिगिनर डंजन गया, लेकिन इस बार अकेला गया। उसने जल्दी से कुछ फ्रैंक स्लाइम्स और स्केलेटन्स काट दिए और अपनी बैग को मैजिक स्टोन से भर लिया। अचानक एक रेयर ई रैंक्ड मॉन्स्टर अपीयर हो गया। मॉन्स्टर स्ट्रांग था, लेकिन उसने बिना रीजन क्लास चूज नहीं की थी। 15 साल बाद डिस्कवर होगा कि बिना क्लास वाला बंदा किसी भी क्लास से 10 गुना तेज इवॉल्व कर सकता है। जब वे गिल्ड वापस आया, रिसेप्शनिस्ट उसके लाए हुए मैजिक स्टोन्स देखकर इम्प्रेस हो गई। एक एडवेंचरर को लगा वो झूठ बोल रहा है कि उसने रेयर ई रैंक मॉन्स्टर मारा, तो उसने उसे डराने की कोशिश की, पर उसका हाथ ही डैमेज हो गया। अब रेकलेस होने की वजह से गलत महीने में नो फैप प्रैक्टिस करेगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो के पास पैसे से भरा वॉलेट है जो वो रोब्लॉक्स पर उड़ा सकता है। सिस्टम अचानक उसको अजीब मिशंस देने लगता है। इस बार उसे स्टेशन के सामने 5 मिनट तक गाना गाना है। और वहां था हमारा शॉपी वर्जन माइकल जैक्सन, खुद को एम्बैरेस करके लोगों को सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट का डेली डोज दे रहा था। उसको रिवॉर्ड में एक अप्रेजल रिंग मिली। प्लॉट बहुत कन्वीनियंट है, मुझे पसंद आया। डंजन वापस जाकर वो घंटों तक फार्म करता रहा जब तक लेवल 4 नहीं हो गया। फिर उसने अपने सारे पॉइंट्स लक में डाल दिए। क्या वो कसिनो जाने वाला है क्या? जैसे हमेशा उसने अपनी बैग स्टोन से भर ली और गिल्ड वापस आ गया। इस बार एक आदमी उससे अबिस डंजन एस रैंक रेड में इनवाइट करना चाहता था, लेकिन जब उसने बोला कि वो बस न्यूबी है और क्लासलेस है, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। आदमी ने उसके मुंह पर उससे लूजर बोला और चला गया। हमारे हीरो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बैग हमेशा की तरह स्टोन से भरी है, लेकिन इस बार उसने किसी और का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे मोटे पैर और हॉट रेड हेड वाली लड़की उससे मिलने आई। वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी क्योंकि वो क्लासलेस था और सोच रही थी कि शायद इसमें कोई हिडन एडवांटेज हो, पर ये एक स्टेट सीक्रेट जैसा है और उसे उसका मेटिकुलस और क्लेवर होना पसंद आया। वो थी एलिस तकागी, कार्नीलियन रेज क्लैन की एस रैंक एडवेंचरर। रिसेप्शनिस्ट भी शॉक हो गई कि लड़का हमेशा ट्रबल के बीच में ही होता है। एलिस भी उसे अबिस डंजन ज्वाइन करने को बोलती है। टाकोयाकी पूछता है क्या ये ठीक है क्योंकि वो वीक है। वो कहती है कि जब तक स्ट्रांग हो वेलकम हो। लड़का बिल्कुल उस सस्पिशियस मीम जैसा लग रहा था। डाउट तो है पर प्रूफ नहीं। आखिर में वो लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। रेड हेड के लिए हम क्या नहीं करते, सही है ना? वो ये भी कहती है कि उसे डी रैंक डंजन एंट्री परमिशन भेज देगी। सस्पिशियस मीम फिर से। तब क्लर्क बोलती है कि वो पेमेंट प्रोसेस करेगी। रेड हेड इम्प्रेस हो गई कि उसने बिगिनर डंजन से ही 90,000 क्वांजास कमा लिए। पॉकेट्स फुल होने के साथ ही एक गोल्ड डिगर टाइप लड़की भी मिल गई जो उसे स्वीट्स खरीदने को बोलने लगी। तो चलो डी रैंक डंजन चलते हैं। ठंड के कपड़े पहने होने के बाद भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसी 16 डिग्रीज पर सेट होगा। अचानक पहला डी रैंक मॉन्स्टर सामने आ गया। फार्मिंग का टाइम शुरू। दोनों लड़ने ही वाले थे कि सिस्टम ने फिर हमारे लड़के को इंटरप्ट कर दिया। उसे 60 सेकंड्स तक सांस रोकनी है। क्योमी इतनी बकवास मिशन से काफी अपसेट हो गई। सिस्टम का मैसेज पढ़ते ही उसने देखा एक क्रीचर का पंजा उसकी तरफ आ रहा है। उसे डॉज करना इजी था। लेवल 4 पहुंचने के बाद वो काफी स्ट्रांग हो चुका था। अब वो अटैक के लिए रेडी था और क्रीचर के हाथ पर एक क्लीन कट मारा, लेकिन उसने नोटिस किया कि स्ट्राइक इतनी डीप नहीं थी और साथ ही उसे सिस्टम का मिशन भी कंप्लीट करना है। 60 सेकंड्स तक सांस रोकनी है। क्योमी स्ट्रांग बनने के लिए डिटर्मिन्ड है और वो ऑलरेडी 10 सेकंड से सांस रोके हुए है। मॉन्स्टर उसकी कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर करता है, जबकि हमारा लड़का बस अटैक्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है।
वो 1 मिनट बिना सांस के एक इटर्निटी जैसा लगता है, पर आखिर में वो चैलेंज कंप्लीट कर लेता है और सिस्टम उसे फिर रिवॉर्ड देने वाला होता है। अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ती महसूस करके क्योमी को समझ आया कि वो लेवल 5 पहुंच गया। स्वॉर्ड डांस यूज़ करके उसने क्रीचर पर अटैक किया और उसके कट ने मॉन्स्टर की बॉडी को पजल जैसा बना दिया। एक और टेक्निक से उसने मॉन्स्टर को बिल्कुल बेजान ऑब्जेक्ट बना दिया और बर्फ में एक बड़ा कार्कस छोड़ दिया। इसके साथ ही उसे एक नया स्किल मिला, आइस बैरियर, जो ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्ट करता है और इस डंजन को एक्सप्लोर करना काफ़ी ईजी बना देता है। लेकिन उसका लास्ट सिस्टम टास्क बहुत डिफिकल्ट था। उसे लगा डिफिकल्टी एडजस्ट हो रही है। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल स्टिल खड़े रहने पर उसका बॉडी ऑलमोस्ट स्नो से कवर हो गया। फिर हमारा लड़का फ्रोजन डेजर्ट में आगे बढ़ता रहा जब तक उसने वहां रहने वाले एक रैबिट को चेज करना नहीं शुरू किया जो लेवल ई क्रीचर था। आखिर में लड़का इतना पास पहुंच गया कि अटैक कर सके, लेकिन जैसे ही उसने स्ट्राइक की, रैबिट ने उसे पूरी तरह से डॉज कर दिया और ऊपर से क्रीचर ने उसकी स्लो स्पीड का मजाक भी उड़ा दिया। समझ गया कि वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, तो उसने रैबिट को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी काफ़ी मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे। गर्म ड्रिंक पीते हुए वो सोचने लगा कि शायद इतना काफ़ी है। एलिस की इनविटेशन के लिए वो और ग्रेटफुल महसूस कर रहा था क्योंकि उसने यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट्स गैदर कर लिए थे। और वैसे भी एलिस बहुत खूबसूरत है। हमारा लड़का अभी भी इस बारे में सोचने में थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पर यह फैक्ट इग्नोर करना मुश्किल है। ड्रिंक फिनिश करके उसने डिसाइड किया कि आज जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करेगा। तभी उसने एक डिस्पेयर भरी चीख सुनी। उसके पास ही एक एडवेंचरर बुरी तरह पिट रहा था। उसके कुछ कंपेनियंस तो ऑलरेडी टी-शर्ट प्रिंट बन चुके थे। जो ग्रुप बचा था उसमें एक लड़की थी जो अब खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। उसके सामने एक बड़ा और इनविजिबल जैसा डेंजरस रैबिट खड़ा था। लड़की ने आंखें बंद कर ली, सबसे बुरा एक्सपेक्ट करते हुए, लेकिन क्रीचर उसका बॉडी क्रश करता उससे पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट हीरो बनकर आ गया। क्रीचर को वहां कुछ अलग स्मेल आती है। ये रैबिट लेवल डी का क्रीचर है और रेयर भी। ये बॉस रैबिट है। क्यूमी को पता है कि रेयर क्रीचर्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। लड़की को जमीन पर रखने से पहले उसने एक छोटा सा हैंडकरचिफ निकाला और उस पर लड़की को बिठाया, बोलते हुए कि वो उसकी हेल्प करेगा। जिंदगी में कभी अच्छा ट्रीटमेंट न मिलने की और फादर का प्यार न देखने की वजह से थोड़ा सा भी मेल अफेक्शन मिलते ही लड़की उससे इम्प्रेस हो गई। उसके कंपेनियन समझ गए कि उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। उन्होंने हमारे प्रोटैगनिस्ट को थैंक यू बोला, पर साथ ही पूछा कि वो किस क्लास का है। मेरे भगवान, ग्रीन कपड़े वाला बंदा तो जैसे मेमोरी बन गया। क्योमी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता, जिससे एडवेंचरर्स काफ़ी टेंशन में आ गए। फिर भी हमारा हीरो बोलता है कि शुक्र है वो टाइम पर यहाँ पहुँच गया। अब स्वॉर्ड हाथ में लेकर वो डरावने क्रीचर से लड़ने के लिए रेडी है। फ्यूरियस रैबिट हमारे क्लासलेस एडवेंचरर पर चार्ज करता है और जहां वो खड़ा था वहां जबरदस्त ब्लो मारता है, जिससे टाई आई स्टोन्स टूट जाते हैं। इम्पैक्ट से उड़ते हुए डेब्री से क्यूमी को खुद को बचाना पड़ता है। उसी वक्त वो रैबिट को गुस्से में अपनी तरफ आते देखता है। जब वो पास आता है तो क्रीचर अपने बड़े बड़े दांत दिखाता है, और ये कैरेट खाने के लिए नहीं बने। क्यूमी मुश्किल से उस बाइट को डॉज करता है जो फेटल हो सकती थी। ये रेयर मॉन्स्टर सच में डेंजरस है, इसीलिए उसे बहुत केयरफुल रहना होगा। जितनी देर फाइट चलती है रैबिट उतना ही ज्यादा गुस्से में आता है। उसकी लेग्स की स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है, वो बड़े बड़े जंप्स मार सकता है। पहले ही क्यूमी ने अपने बोनस पॉइंट्स अटैक पावर बढ़ाने में डाल दिए थे ऐसे क्रीचर्स का सामना करने के लिए। अब वो अपने स्किल्स यूज करके उसे पूरी तरह से कट करेगा। उसका पहला स्ट्राइक रैबिट पर सीधा लगा। क्रीचर की आंखें उस पावर की चमक से डैजल्ड हो गईं, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो वो झेल नहीं सकता था। स्नो लाल हो गई और रेस्क्यू हुई लड़की साइड से सब देख रही थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट की एथलेटिक एबिलिटी से और ज्यादा इंप्रेस होती जा रही थी। दूसरे एडवेंचरर्स पूछने लगे कि बिना क्लास वाला बंदा स्वॉर्ड स्किल्स कैसे यूज कर सकता है। क्योमी अपनी एबिलिटीज छुपाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन उन लोगों के सवाल को इग्नोर करके वो सीधा लड़की के पास गया और पूछा, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? जब लड़की को समझ आया कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे बात कर रहा है तो वो इतनी एम्बैरेस हो गई कि बोलना ही भूल गई। हकलाते हुए वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। तब हमारे हीरो ने पूछा, क्या वो हीलर है? अगर है तो अभी दूसरों को हील करे। लड़की थोड़ी डिसहार्टन हो गई क्योंकि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से किसी और टाइप की इन्विटेशन एक्सपेक्ट कर रही थी। जब वो अपनी कंपेनियंस को हील कर रही थी, क्योमी सोच रहा था कि वो कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है सब अपनी बहन को हील करने के लिए। एक एडवेंचरर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में कभी हीलर और क्लासलेस बंदा उसकी हेल्प करेगा। क्योमी को समझ आया कि हीलर की असली वैल्यू ऐसे सिचुएशंस में ही पता चलती है, लेकिन वो लोग उस लड़की को डिसडेन से ट्रीट कर रहे थे। बोल रहे थे कि वो अपना काम करने में स्लो है। मेज ने बोला कि उसने उसे टीम में इसी काम के लिए रखा है तो उसे यूजफुल होना चाहिए।
लड़की ने फिर भी आराम से सबकी हेल्थ रिस्टोर कर दी। कियोमी ने देखा कि वो लोग अभी भी हीलर की वैल्यू नहीं समझ रहे, क्योंकि वो उस पर कंप्लेन करते रहे और टीम से निकालने की धमकी देते रहे। लड़की इमोशनली हिल गई थी इतनी अब्यूज से। तब कियोमी उस एडवेंचरर के पास गया और सीरियसली बोला कि लड़की को उसकी टीम से निकाल दो। ये सुनते ही लड़की और सैड हो गई, सोचने लगी कि वो सच में यूजलेस है। लेकिन सरप्राइज में कियोमी बोला कि उसे अपनी ट्रू पोटेंशियल ऐसी जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए और उसे उसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। लड़की जो पहले से ही उस पर फिदा थी, अब और इमोशनल हो गई। उसे लगा जैसे ये मैरिज प्रपोजल हो। कियोमी ने तुरंत क्लियर किया कि वो सब गलत समझ रही है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बोला कि एक दिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेगी और पूछा क्या वो उसकी बात पर बिलीव कर सकती है। ये सुनकर लड़की को लगा हमारा प्रोटैगनिस्ट दूसरों से अलग है, इसलिए उसने उसकी बात पर ट्रस्ट करने का डिसीजन लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया कि वो उस पर बिलीव करेगी। उसका आंसर मिलते ही कियोमी ने बोला कि उस पर ट्रस्ट रखे, फिर तुरंत गुड बाय कह दिया, बोलते हुए कि उसे अर्जेंट काम है। लड़की उस इंटरैक्शन के बाद अकेली और काफ़ी कंफ्यूज रह गई। एडवेंचरर बिल्डिंग वापस जाकर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्या ये मैजिक स्टोन्स फ्रोजन शैडो से लाए गए हैं, क्योंकि इतना काफ़ी है उसे क्लास ई प्रमोशन देने के लिए। ये सुनकर हमारा लड़का बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अब वो डी लेवल डंजन्स में बिना इनविटेशन एंटर कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी ये पहली बार था जब उसने किसी क्लासलेस बंदे को प्रमोट होते देखा। अब प्रमोशन के बाद लोग उसे नॉविस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। कियोमी ने रियलाइज किया कि उसका पेस काफ़ी अच्छा है और जो पैसा वो कमा रहा है वो भी सैटिस्फाइंग है। उसने डिसाइड किया कि वो नात्सू के लिए गिफ्ट लेगा, उसके लिए अलग अलग स्वीट्स खरीदेगा। जब वो डोर नॉक करके अपनी आमद अनाउंस कर रहा था, एक नर्स ने नोटिस किया कि वो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आया है। अंदर नात्सू गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उसने अपनी सिस्टर को देखा, उसे बहुत क्यूट लगा कि वो सो रही है। फिर उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फिराया, सोचते हुए कि इस बार वो सब कुछ अलग करेगा। वो उसे मरने नहीं देगा और इसके लिए ज़रूरी सब चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है। डंजन में हीलर से मिलना बहुत लकी था, क्योंकि उसकी पावर्स उसकी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। जब कियोमी स्वीट्स को अपार्टमेंट के मिनी फ्रिज में रखने लगा, तो उसे पता चला कि जगह कम है। उसने डिसाइड किया कि वो आधी स्वीट्स खुद ही खा लेगा ताकि स्पेस बन सके। जब वो रूम के पास से गुजरा, नर्स ने सोचा कि लड़का स्वीट्स खुद के लिए हिलाया है। उसी दिन बाद में कियोमी हॉस्पिटल के बाहर गया एक खास इंसान को कॉल करने। उसने तुरंत अपना इंट्रोडक्शन दिया और वुमन ने कहा कि इतने टाइम पर उसका कॉल अनएक्सपेक्टेड था। कियोमी ने कहा कि उसने वो टास्क कंप्लीट कर लिया जो उसने दिया था। एलिस इम्प्रेस हो गई कि वो बिना क्लास के डंजन क्लियर कराया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी मदद की स्ट्रॉन्ग बनने के सफ़र में। जबकि इलस्ट्रेटर ने काफ़ी टाइम लगाया एक सीन ड्रॉ करने में जहां वो वुमन काफ़ी कंफर्टेबल दिख रही थी। उसने पूछा कि क्या प्रोटैगनिस्ट को बहुत एक्सपेक्टेशंस है और क्या वो दूसरे डंजन्स के बारे में सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। कियोमी ने मना कर दिया। असल में वो एक पर्सन को ट्रेन करना चाहता है और एलिस के पास काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है। उसने कहा कि वो पर्सन एक प्रॉमिसिंग हीलर है और वो चाहता है कि वो एक टीम में हो जहां एक नेक्रोमांसर भी हो। ये सुनकर एलिस इंटरेस्टेड लग रही थी और बोली कि प्रोटैगनिस्ट के मेथड्स काफ़ी अलग हैं। कियोमी ने कहा कि इस तरह ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वो सोच रहा था कि इन दोनों क्लासेस में ऐसी सिनर्जी है जो लोग अभी नहीं जानते और हीलर बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। एलिस ने कहा वो ये अरेंज कर सकती है, लेकिन साफ कर दिया कि लड़का उस पर एक फेवर ओ करेगा। हीलर से किया प्रॉमिस याद करके कियोमी को पूरा ट्रस्ट था कि एलिस उसके लिए सब कर देगी। कॉल खत्म करने के बाद भी एलिस सोचती रही कि ये लड़का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगले दिन एडवेंचरर बिल्डिंग में रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका क्लास ई सर्टिफिकेट दे दिया। उसको कंग्रेचुलेट किया गया कि उसने ये अचीवमेंट हासिल कर ली। कियोमी ने सर्टिफिकेट बड़े कंपोजर के साथ ले लिया। उसकी ठंडी और काम नेचर देखकर रिसेप्शनिस्ट काफ़ी इम्प्रेस हो गई। उसने कहा कि क्लास में ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इस लेवल तक पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, पर बेचारी को क्या पता कि अपनी पिछली लाइफ में हमारा लड़का क्लास एस था। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी एक आदमी अंदर आया और काफ़ी हंगामा हो गया, क्योंकि उसके हाथ हैंडकफ में थे। ऐसे टोटल 3 लोग थे। सभी क्लास डी एडवेंचरर्स थे, जिन्हें वोरेशियस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई क्राइम्स किए थे, इसलिए दूसरे एडवेंचरर्स उनसे डरते थे कि पता नहीं वो क्या कर दें। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उनके लिए लीडर चूज करना इजी नहीं है और अब उसे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी हो रही है।
उसकी पूरी सरप्राइज के लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद ही ये टास्क वॉलंटियर कर लिया। उसने कहा कि सब लोग ऐसा करने से डरते हैं, पर हमारे लड़के ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि ये काम फाइनेंशियली काफ़ी फायदेमंद होगा और उसे पता है इन गुंडों को कैसे हैंडल करना है। उसकी कॉन्फिडेंट स्टांस को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी हेल्प कर रहा था। उसने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और प्रोटैगनिस्ट को डिसाइड करने दिया कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेगा। हर एक थग के नेक के अराउंड एक स्पेशल कॉलर था। ये कॉलर्स शॉक दे सकते थे और इनका कंट्रोल हमारे प्रोटैगनिस्ट को दे दिया गया। उसे बस अपने ब्रेसलेट का बटन प्रेस करना था। चाहे वो क्रिमिनल्स हों, अगर उनमें टैलेंट है तो वो एडवेंचरर्स की तरह काम कर सकते हैं। हमारे लड़के को कहा गया कि ज़रूरत पड़ने पर ब्रेसलेट यूज़ करे। एक क्रिमिनल ने ये सुनकर कहा कि वो भी इंसान है और उनकी भी राइट्स हैं। उसका साथी बोला चुप हो जा और बकवास बंद कर। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आया और पूछा उसका नाम क्या है, क्योंकि कम से कम इतना तो उन्हें पता होना चाहिए। कियोमी ने उन्हें अपना लास्ट नेम बताया, आकी, और कहा कि ये उनकी लास्ट कॉन्वर्सेशन होगी। आखिरकार उनकी हैंडकफ्स खोल दी गई। क्रिमिनल्स बोले कि इस बार सुपरवाइजर काफ़ी टॉलरेंट लगता है। सब लोग डंजन में एंटर होने वाले थे। उस जगह का नाम था डीप हेल, अ लेवल बी डंजन, बहुत गर्म और लावा से भरा हुआ। बैंडिट्स को समझ आ गया कि उन्हें फिर एक बहुत मेहनत वाला टास्क मिला है। उन्हें ये काफ़ी क्रूअल लगा, पर कंप्लेन करने से कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि उन्हें इस टास्क में बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। जब वो सब जगह के अंदर चल रहे थे, अचानक सब रुक गए और बैंडिट्स हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूरने लगे। कियोमी को फील हो गया कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसने तुरंत ब्रेसलेट का बटन प्रेस किया, पर कोई इफेक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ। तब पहले बैंडिट ने अपने नेक से कॉलर उतार दिया और तुरंत उसके साथियों ने भी वही किया। कियोमी को समझ आ गया कि बैंडिट्स ने किसी तरह कॉलर्स को सैबोटाज कर दिया है। उनका लीडर अपनी शर्ट भी उतारते हुए बोला कि उसका हमारे लड़के से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्हें ज़रूरी है कि उसकी लाइफ वही ख़त्म हो जाए। सिस्टम ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक इमरजेंसी मिशन दे दिया। उसे अभी तुरंत अपने सब एनिमीज़ को डिफीट करना है, जो काफ़ी टफ टास्क है। कियोमी को समझ आ गया कि सिस्टम मिशंस को उसकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से लेवल करता है। उनके बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी, तभी एक बड़ा सा क्रीचर लावा के समंदर से बाहर निकला। वो एक फायरवर्म था, लेवल डी मॉन्स्टर, जो सब पर अटैक करने वाला था। उसका जायंट बॉडी आसानी से रॉक्स तोड़ रहा था। कियोमी ने नोटिस किया कि वो मॉन्स्टर क्रिमिनल्स में से एक की तरफ जा रहा था, पर उस क्रिमिनल ने अपने हाथों से ही क्रीचर पर स्ट्राइक किया और उसका एक जॉ तोड़ दिया। उसके लिए वो मॉन्स्टर बहुत वीक था। चाहे वो क्लास डी में थे, पर हर एक नेक्स्ट क्लास में जाने के बहुत करीब थे। कियोमी को समझ आ गया कि वो क्रिमिनल फाइटर क्लास का होगा। अब उसे लगने लगा कि इस सिचुएशन में जीत पॉसिबल है। वो क्रिमिनल अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करके कियोमी पर अटैक चार्ज कर रहा था। वो तेज स्पीड से उसकी तरफ भागा, सोचते हुए कि पहले ही ब्लो से फाइट डिसाइड हो जाएगी। कियोमी ने जल्दी रिएक्ट करके अटैक डॉज कर लिया, पर जिस रॉक पर उस क्रिमिनल का पंच लगा, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे प्रोटैगनिस्ट और अलर्ट हो गया। जब उन दोनों की फाइट चल रही थी, दूसरे क्रिमिनल्स किसी और चीज को लेकर बिजी थे। उनमें से एक ने जमीन खोदकर एक ब्रीफकेस निकाला जो वहां छिपा हुआ था। उसके अंदर इक्विपमेंट के पीसेस थे। सब कुछ जानबूझकर वहां रखा गया था। अब जब क्रिमिनल्स आर्म हो गए, उन्हें लगने लगा कि मिलकर उन्हें हराना मुश्किल होगा। कियोमी ने सोचा कि अगर मैजिक स्टोन की इवैल्यूएशन वाली बात फैल गई तो सच जल्दी सामने आ जाएगा। उसने एक और चीज़ नोटिस की, फाइटर क्लास इक्विपमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होती। उसने आसानी से क्रिमिनल का ब्लो ब्लॉक कर लिया। फिर भी फाइटर्स की ऑफेंसिव पावर बहुत ज़्यादा होती है। जब उसने अटैक ब्लॉक किया, तब उसने देखा कि एक गंजा आदमी लोकोमोटिव की तरह उसकी तरफ दौड़ रहा है। कियोमी ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड रेडी कर ली। उसने ब्लेड से गंजे आदमी के आर्मर पर स्ट्राइक किया, पर उस आर्मर की डिफेंस बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि डैमेज नहीं हुआ, कियोमी को उन लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ा। फाइटर क्लास सच में बहुत डेंजरस हो सकती है, पर इस क्लास का एक क्लियर वीकनेस भी है, इक्विपमेंट प्रोफिशिएंसी। इसी वजह से हमारे लड़के के पास जीत का चांस है। उसने डिसाइड किया कि वो अपना अटैक बाउल वाले आदमी पर फोकस करेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो टारगेट बनेगा। उसने जल्दी रिएक्ट करके प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड ब्लॉक कर दी। क्रिमिनल सोच रहा था कि ये उसका चांस है स्टोरी के बैकग्राउंड कैरेक्टर ना रहने का, और वो हमारे लड़के को घटिया और चालाक तरीके से डॉज कर रहा था। पर कियोमी की रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हैं। उसके लिए डॉज करना ईजी था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गंजा आदमी पीछे से उसे पकड़ लेगा और जोर से उसकी बॉडी दूर फेंक देगा। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसके हाथ से स्वॉर्ड भी गिर गई।
कियोमी अभी भी उस हिट से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी सांस तक डिस्टर्ब हो गई है। एक साथ 3 एनिमीज का सामना करना इजी नहीं होता, पर अब जब फाइट थोड़ी देर से चल रही थी, कियोमी उनके बीच प्रोफिशिएंसी का डिफरेंस फील कर सकता था। दोबारा कॉम्बैट स्टांस लेते हुए उसे लगने लगा कि वो उन्हें हरा सकता है। क्रिमिनल लीडर अब इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। उसने समझ लिया कि लड़का काफी केपेबल है, तो उसने अपने हेंचमैन को ऑर्डर किया कि बिल्कुल होल्ड बैक ना करें, क्योंकि उन्हें ये फाइट जल्दी खत्म करनी है। उन्होंने तुरंत उसकी बात मानी और एक टेक्निक यूज करके अपने बॉडीज को स्ट्रेंथन कर लिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट की मास्टरी की वजह से सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने एक नई स्किल लर्न कर ली है। उस वक्त बाउल वाला क्रिमिनल अटैक करने आया, सोचते हुए कि एक क्लासलेस एडवेंचरर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर उसकी आंखों को समझने से पहले ही हमारे लड़के की स्वॉर्ड उसके चेस्ट के पास पहुंच चुकी थी। बेचारा अभी भी एक्स से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। क्लासलेस एडवेंचरर्स बहुत जल्दी सीखते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक के साथ हमारे लड़के ने उस क्रिमिनल को काट दिया। अब वो क्रिमिनल बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था कि उसे क्लासलेस एडवेंचरर से लड़ना पड़ रहा है। कियोमी ने फाइनली पहले क्रिमिनल को गिरा दिया। उसकी प्रोफिशिएंसी बिल्कुल सही टाइम पर काम आई। गंजा आदमी गुस्से से भरा हुआ प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ पड़ा। कियोमी ने उस पर स्वॉर्ड डांस टेक्निक यूज की। डिस्टेंस की वजह से अटैक उसके आर्मर से डिफ्लेक्ट हो गया और गंजे आदमी को समझ आ गया कि ये किसी मॉन्स्टर जैसी टेक्निक है। अब वो और पास आ रहा था और कियोमी के पीछे की रॉक वॉल तोड़ दी। उसने पूछा, एक क्लासलेस आदमी ऐसी एबिलिटी कैसे यूज कर सकता है? तब उसे पता चला कि उसने अपने बॉडी से कुछ हिट नहीं किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी हाई जंप करके डॉज कर चुका था। ग्रेविटी अपना काम कर रही थी और हमारा लड़का परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा था। नीचे आते ही उसने गंजे आदमी पर एक परफेक्ट स्ट्राइक लगा दी। अब वो 2 क्रिमिनल्स को हरा चुका था। कियोमी ने नोटिस किया कि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग स्किल काफी इंटरेस्टिंग है। उस जंप में वो बहुत ऊपर तक गया था। बचा हुआ क्रिमिनल समझ गया कि शर्ट उतारना काफी नहीं, अब उसे अंडरवेयर भी उतारनी पड़ेगी। डर के मारे उसने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि वो असल में है क्या, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था। ये तो उनकी डील में नहीं था। ये बोलते हुए वो अकीरा को बुला रहा था। कियोमी सोचने लगा कि ये नाम किसका हो सकता है। तभी किसी ने उसकी लेग पकड़ ली। वो गंजा आदमी था जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पकड़कर कहा कि वो बाहर की दुनिया में वापस जाएगा। कियोमी को महसूस हुआ कि उसकी मोबिलिटी कम हो गई है। लास्ट क्रिमिनल सही मोमेंट का वेट कर रहा था और उसने गॉन्टलेट से हमारे प्रोटैगनिस्ट के फेस पर जोर का हिट मारा। कियोमी का बॉडी डंजन के अंदर कई मीटर्स दूर जा गिरा। क्रिमिनल्स को लगा उनकी किस्मत चमक गई। कियोमी की विजन ब्लर होने लगी। इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तब उसे अपनी सिस्टर याद आई और वो मिशन जो उसे पूरा करना है। अचानक क्रिमिनल्स डर गए। कियोमी अपनी स्वॉर्ड पर सहारा लेकर खड़ा हो गया। इस बार वो नहीं हारेगा क्योंकि उसे अपनी सिस्टर की लाइफ बचानी है। फाइट खत्म करने का डिसाइड करते हुए उसने फिर से फिजिकल एनहांसमेंट यूज की, क्योंकि अब उसके पास गिव अप ना करने के काफी रीजंस थे। एक ही स्ट्राइक में क्रिमिनल्स के पास से गुजरते हुए उसने दोनों को हमेशा के लिए गिरा दिया। पीछे सिर्फ उनकी बेजान बॉडीज रह गईं। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि इमरजेंसी मिशन कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड में उसे एक छोटी की मिली। सिस्टम ने तुरंत पूछा, क्या वो आइटम अभी यूज करना चाहता है? जो कुछ वहां हुआ उसके बाद कियोमी ने डिसाइड किया कि वो की बाद में यूज करेगा। डंजन से बाहर निकलते वक्त वो क्रिमिनल्स की बॉडीज भी साथ ले आया और अथॉरिटीज को वापस दे दी। पुलिस ने पूछा अंदर क्या हुआ, पर कियोमी इतना वीक हो चुका था कि जवाब नहीं दे पाया और वहीं गिर गया। तुरंत हेल्प बुलाई गई। एक लग्जूरियस रूम के अंदर एक आदमी को उसके सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म कर रहे थे कि वहां कुछ इंसिडेंट हुआ है। वो जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। जब उसे फोन पर हमारे प्रोटैगनिस्ट का डेटा मिला और उसने देखा कि उसकी कोई क्लास ही नहीं है, तो उसने पूछा क्या ये मजाक है, पर उसके सबऑर्डिनेट ने कंफर्म किया कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये सुनकर वो आदमी काफी इंटरेस्टेड हो गया इस एडवेंचर में। उस आदमी का नाम अकीरा है। वो एक मॉडल और स्ट्रीमर है और लगता है क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। वो एक एस क्लास एडवेंचरर भी है और ब्लड सर्पेंट क्लैन का फाउंडर है। इतनी सब चीजों के बाद कियोमी अपने रूम में पुशअप्स कर रहा है। वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है ताकि और स्ट्रांग बन सके। डंजन में जो वूंड्स उसे मिले थे वो अब तक हील हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो किसी को नहीं बता सकता कि उन क्रिमिनल्स के साथ अंदर क्या हुआ, जो एक्चुअली काफी स्ट्रांग ओपोनेंट्स निकले। इसीलिए वो ट्रेनिंग बंद नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन वो पूरी तरह इनविंसिबल बनना चाहता है।
एक्सरसाइजेस के बीच रेस्ट करते वक्त उसे कुछ याद आया। डंजन में जब उसने क्रिमिनल्स को हराया था, सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड में एक की दी थी और अब तक उसने वो आइटम यूज नहीं किया था। जैसे ही उसने की दोबारा हाथ में ली, सिस्टम ने पूछा क्या वो इसे यूज करना चाहता है। इस बार लड़के ने हाँ कर दिया। तुरंत उसके रूम में एक तेज नीली रोशनी चमक उठी। क्योमी थोड़ा घबरा गया कि क्या हो रहा है। तभी वो पूरी तरह एक दूसरी डिमेंशन में खींच लिया गया। पीछे सिर्फ वो टॉवल रह गया जिससे वो अपना पसीना पोंछ रहा था। हमारी लड़की जमीन पर गिर गया। उस जगह बहुत सारी रेत थी। संभलते ही उसने देखा कि जगह बीच या डेजर्ट जैसी लग रही है। चारों तरफ देखकर उसने कंफर्म कर लिया कि सबसे बुरी पॉसिबिलिटी सच हो गई है। वो एक डेजर्ट के बीच में था और ये भी एक डंजन था, सनस्टोन लैबिरिंथ। वो बिल्कुल अनप्रिपेयर था, ना इक्विपमेंट न पानी का सोर्स। उसकी सिचुएशन सच में बहुत खराब थी। डेजर्ट के बीच बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आ जाना उसने अपने दिन के लिए प्लान नहीं किया था। ऊपर से वो रेत में अजीब तरीके से गिरा था और अब उसके कपड़े रेत से भरे हुए थे, जो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सबसे पहले उसने चलना शुरू किया, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जो यूजफुल हो, पर वहाँ चलना एक टॉर्चर जैसा था। हीट उसका सबसे डेंजरस एनिमी बन चुकी थी और अब तक कोई मॉन्स्टर भी सामने नहीं आया था। हमारे लड़के सोचने लगा कि ये सब हो क्यों रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी अलग चीज पर पड़ा। वो झुककर देखने लगा कि ये क्या है। उसे एक बहुत बड़ा मैजिकल स्टोन मिला जिसमें स्ट्रॉन्ग नीली ग्लो थी। ये देखकर वो काफी इम्प्रेस हो गया। शायद वो अबैंडन जगह असल में एक माइनिंग डंजन हो सकती है। ये टाइप बहुत रेयर होता है और उसे ये बात थोड़ी देर से समझ आई। फिर उसने अपने हाथों से रेत खोदना शुरू किया। इस टाइप के डंजन में अलग अलग मिनरल्स मिल सकते हैं। अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज को देखते हुए शायद वो यहाँ कुछ बहुत रेयर चीज ढूंढ सकता है। कई बार रेत खोदने पर हर बार उसे बड़े बड़े मैजिकल स्टोन्स मिले, अलग अलग टाइप्स के। उसके हाथ गर्म रेत खोदने से चोटिल हो चुके थे और डिहाइड्रेशन भी बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र किसी सच में इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ी। उसे वही मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, लूनार मैजिक स्टोन। ये छोटा सा मिनरल उसकी सारी मेहनत के लायक था, क्योंकि अब हमारा लड़का अपनी छोटी सिस्टर की इलनेस के क्योर के और करीब आ रहा है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो छोटी सी की उसे इतनी बड़ी डिस्कवरी तक ले आएगी। फ्यूचर में उसकी सिस्टर की बीमारी को मैजिकल वॉटेक्स कहा जाएगा और इस डिजीज का सिर्फ एक ही क्योर है। लूनार मैजिक स्टोन से बनने वाली मेडिसिन ही इसे ठीक कर सकती है। पूरी तरह क्योर करने के लिए उस साइज के 10 स्टोन्स चाहिए होंगे, जैसा उसने अभी फाइंड किया है। क्योमी तुरंत और डिटर्मिनेशन से भर गया और दोबारा डिगिंग शुरू कर दी। अब जब उसे पहला स्टोन मिल गया था, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से और स्टोन्स ढूंढने लगा, बिना रुके डेजर्ट की रेत खोदता रहा। पर टाइम के साथ डिहाइड्रेशन और हीट ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। उसके हाथ अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वुंड्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब तक उसे दूसरा लूनार स्टोन नहीं मिला था, फिर भी थके हुए बॉडी के साथ भी उसका डिटर्मिनेशन खत्म नहीं हुआ। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसका एक्सप्लोरेशन टाइम खत्म हो गया है और डंजन अब क्लूज होने वाला है। ये सुनकर क्योमी बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि उसे अभी और स्टोन्स चाहिए थे। एग्जिट पोर्टल उसके पीछे मटेरियलाइज हो गया। बचे हुए कुछ सेकंड्स का फुल यूज करने के लिए हमारा लड़का रेत खोदता रहा, पर एग्जिट पोर्टल की एनर्जी उसे खींचने लगी और एक मिस्टीरियस फोर्स ने उसके बॉडी को खींचकर उस डिमेंशनल ओपनिंग में डाल दिया, बिना उसकी विश पूरी हुए। आखिर वो अपनी ओरिजिनल डिमेंशन में वापस आ गया। क्योमी बहुत अपसेट हो गया और सिस्टम से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे वापस उस माइनिंग डंजन में भेज दे। वो दीवार पर बार बार हाथ मारने लगा, अपने वुंड्स और गहरे करते हुए, पर उसे समझ आ गया कि वो वापस नहीं जा पाएगा। फिर भी सिचुएशन पूरी बुरी नहीं थी। कम से कम उससे एक लूनार मैजिक स्टोन मिल गया था। क्योर के थोड़ा करीब होना बिल्कुल प्रोग्रेस ना होने से बेहतर था। पूरा थका हुआ क्योमी सो गया, सोचते हुए कि काश वो फिर उस डंजन में वापस जा सके। उसने कंक्लूड किया कि की एक्टिवेट होने की कंडीशन शायद डेंजरस मिशन लेना है। ये सोचकर वो तुरंत उठ गया और डिसाइड किया कि लाइफ में जितने भी डेंजर्स आएंगे वो उन्हें फेस करेगा। बेड पर बैठते ही उसे अपनी पॉकेट में चुभन सी महसूस हुई। देखा तो एक छोटा सा एम्बर स्टोन मिला। अभी के लिए वो एक अनआइडेंटिफाइड मैजिक स्टोन था। उस जगह से वो सिर्फ ये 2 स्टोन्स ही ला पाया था। उसे नहीं पता था ये क्या है, तो उसने सोचा किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएगा एनालिसिस के लिए। पर सबसे पहले उसे नहाना था। गर्म रेत से जले हुए हाथों पर पानी लगना बहुत पेनफुल था। वो बात बिल्कुल प्लेजेंट नहीं था। अगले दिन हमारा लड़का फिर हॉस्पिटल गया। जैसे ही वो सिस्टर के रूम का डोर नॉक कर रहा था, गॉसिपिंग नर्स ने नोटिस किया कि वो आज भी कुछ लेकर आया है। नात्सू ने बहुत एक्साइटमेंट से डोर खोला। क्योमी के फिंगर्स पर काफी बैंडेजेस थे। उसने कहा वो इस बार उसके लिए गिफ्ट लाया है। उसने उसे एक नेकलेस दिया जिसमें स्पेशल पेंडेंट लगा था, लूनार मैजिक स्टोन से बना हुआ।
नात्सू ने गिफ्ट के लिए थैंक यू कहा। उसे वो नेकलेस सुंदर लगा, पर उसने कहा शायद उसे इसकी जरूरत नहीं है। क्योमी ने पूछा क्यों नहीं चाहिए। सीधा जवाब देते हुए नात्सू ने बोला ये थोड़ा टैकी लग रहा है। थोड़ी देर और बात करने के बाद क्योमी ने कहा वो काम पर वापस जाएगा, पर रूम से निकलने से पहले उसने दोबारा पूछा क्या वो सच में नहीं चाहती। नात्सू ने कंफर्म किया और उसे काम के लिए गुड लक कहा। नेकलेस खुद के गले में पहनकर वो रूम से निकल गया, थोड़ा उदास। नर्स ने फिर नोटिस किया कि वो जो गिफ्ट्स लाता है अक्सर खुद ही रख लेता है। हॉस्पिटल से निकलकर वो इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट गया। जैसे ही उसने इवैल्यूएटर को देखा, हमारी प्रोटैगनिस्ट को वो आदमी काफी सस्पिशियस लगा। उस आदमी ने कहा कि हो सकता है वो ऐसा इंप्रेशन देता हो, पर वो अपने काम में बहुत अच्छा है। ये सुनकर हमारा लड़का थोड़ा सरप्राइज हो गया, सोचते हुए कि क्या उसके थॉट्स रीड हो गए। इवैल्यूएटर ने कहा कि लूनार मैजिक स्टोन देखना बहुत रेयर होता है। कियोमी ने पूछा क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है। फिर कियोमी ने दूसरा स्टोन टेबल पर रख दिया और बोला कि वो इस आइटम का इवैल्यूएशन करवाना चाहता है। अप्रेजर ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और हमारे प्रोटैगनिस्ट को इंटरेस्ट भरी स्माइल से देखने लगा। उसने कहा कि उनके सामने जो आइटम है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये मैजिक स्टोन वेपन्स में मैजिकल इफेक्ट्स ऐड कर सकता है। ये सुनकर कियोमी को समझ आ गया कि वो इस स्टोन से अपनी वेपन्स एन्चांट कर सकता है, जो उसकी पास्ट लाइफ में भी मिलना मुश्किल था। तब अप्रेजर ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा कि कहीं हमारा लड़का इसे जंक तो नहीं समझ रहा। उसने कहा कि इस आइटम की रेयरिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस स्टोन से वेपन्स एन्चांट हो सकते हैं। अप्रेजर ने पूछा क्या कियोमी समझता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि उसे फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। कियोमी का एक्सप्रेशन बिल्कुल अनइंटरेस्टेड रहा। अप्रेजर ने पूछा क्या उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि बिना काम के जीना तो सबका सपना होता है। सच ये था कि कियोमी अभी तक समझा ही नहीं था कि वो कह क्या रहा है। तब अप्रेजर ने बताया कि ये स्पेशल स्टोन एन्चेंटेड वेपन से मारे गए मॉन्स्टर्स की सोल्स अब्जॉर्ब करता है और उन्हें उसके सबऑर्डिनेट्स बना देता है। साथ ही वो उनकी एबिलिटीज भी ले सकता है। एक्चुअल इफेक्ट तो तब पता चलेगा जब वेपन एन्चेंट हो जाएगा। ये सुनकर कियोमी को लगा कि ये सच में एक्साइटिंग हो सकता है। अप्रेजर ने पूछा क्या वो ये कर पाएगा, और कियोमी ने कहा वो इसे प्रैक्टिस में लाएगा। थोड़ी ही देर में अप्रेजर ने एन्चेंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब कियोमी को टेस्ट करना था कि उसकी स्वॉर्ड क्या कर सकती है। उसने कुछ पल सोचा, पर उसे पता था उसे कहाँ जाना है। एडवेंचरर बिल्डिंग में वो ट्रेनिंग रूम गया, जहाँ एक वर्कर नेक्स्ट यूजर को बुला रहा था। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होते ही उसे रूम का एक्सेस मिल गया। इंस्पेक्टर ने देखा कि कियोमी रैंक ई है और उसकी कोई क्लास भी नहीं है, तो उसने अज्यूम कर लिया कि वो वीक होगा। ये सोचकर उसने अपनी एन्चांटमेंट टेक्निक यूज की, जो उस यंग लड़के के लिए काफी होगी। एक बड़ा मैजिक सर्कल उनके नीचे अपीयर हुआ, जिसकी रोशनी से आंखें चमक उठी। छोटे क्रीचर्स भी अपीयर होने लगे। उनका डेंजर लेवल क्लास ई था। पहली नज़र में ये मॉन्स्टर्स हार्मलेस लगते थे, कॉटन कैंडी की तरह हवा में उड़ते हुए, पर उनकी छोटे बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा और डेंजरस माउथ छुपा हुआ था। पहला क्रीचर हमारे प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने आया, पर कियोमी बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने आसानी से उसे कट कर दिया। जैसे ही क्रीचर डिफीट हुआ, स्वॉर्ड से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगी और क्रीचर की बॉडी की तरफ गई। वो एनर्जी फिर कियोमी को एनगल्फ करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, तो रूम का इंस्पेक्टर भी सरप्राइज हो गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 1 पॉइंट मैजिकल डिफेंस अब्जॉर्ब कर लिया है। तब कियोमी को समझ आया कि इस मैजिक स्टोन के बेनिफिट्स उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो सकते हैं। कंफर्म करते हुए कि उसकी मैजिकल डिफेंस 1 पॉइंट बढ़ गई है, इंस्पेक्टर ने पूछा अभी क्या हुआ। कियोमी ने उस क्यूरियस आदमी से कहा टेंशन ना ले, और अब उसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना है। वो जानना चाहता था कि क्या ये समनर सिर्फ लो लेवल क्रीचर्स ही बुला सकता है। ये सिंपल सा कमेंट सुनकर वो आदमी थोड़ा चैलेंज फील करने लगा। उसने कहा वो अब ऐसे मॉन्स्टर्स समन करेगा जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को हेल्प के लिए चिल्लाने पर मजबूर कर देंगे। वो समन करने ही वाला था, तभी एक आदमी रूम में एंटर कर गया। वो एक लड़की के साथ आया था और उसने पूछा क्या वो भी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकता है। उसने ये भी कहा कि उन दोनों से मिलकर वो बहुत थैंकफुल है। इंस्पेक्टर ने सीधा मना कर दिया और बोला कि टाइम सिर्फ कियोमी के लिए रिजर्व्ड है, इसीलिए दूसरे एडवेंचरर को अपनी टर्न का वेट करना होगा। तब उस आदमी ने एक डार्क कार्ड दिखाया, जो बैंक उन लोगों को देता है जो बिना सोचे समझे रिवॉल्विंग क्रेडिट यूज करते हैं। वो जो चाहे उसका पेमेंट करने को रेडी था। पतली मूछ वाला आदमी मास समनिंग करवाना चाहता था। कियोमी भी उनके साथ ज्वाइन करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर हमारा लड़का इंटरेस्टेड हो गया। समनर के लिए भी इतनी बड़ी रिक्वेस्ट का मतलब अच्छा प्रॉफिट है। कियोमी ने कहा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि वो इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल है।
इस सिचुएशन में इंस्पेक्टर ने कहा अब रोकने जैसा कुछ नहीं है। वहां मौजूद दोनों एडवेंचरर्स क्लास ई और डी के थे। समनर को पता था उसे क्या करना है, उसे ऐसे मॉन्स्टर्स बुलाने थे जो दोनों के लेवल के हिसाब से रीजनेबल हो। तुरंत उस रूम में बहुत सारे लेवल डी गॉब्लिन्स अपीयर हो गए। उनकी नंबर इतनी ज्यादा थी कि हमारा प्रोटैगनिस्ट भी इम्प्रेस हो गया। जो नया एडवेंचरर वहां आया था उसने समनर की एबिलिटी की तारीफ की और पूछा कि लड़का किस क्लास का है। जब उसे पता चला कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की कोई क्लास ही नहीं है तो वो और उसकी साथी दोनों मुस्कुराने लगे और हमारे लड़के से माफ़ी मांगी कि उसे इतनी डेंजरस सिचुएशन में खींच लिया। उसके बाद उसने अपनी स्वॉर्ड्स निकाली और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गया। वो और उसकी कंपेनियन कॉन्फिडेंट थे कि वो सब क्रीचर्स को हरा देंगे और तेज स्पीड से उनकी तरफ दौड़ पड़े। बड़ी ग्रुप तक पहुंचने से पहले ही एक मॉन्स्टर ने उन पर जंप करके अटैक किया, पर एडवेंचरर ने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया। फिर उसने मौका देखकर मॉन्स्टर को किक से सरप्राइज किया। उसने मॉन्स्टर की लेग्स पर अटैक किया जिससे वो बैलेंस खो बैठा और गिर गया। जमीन पर गिरते ही वो स्वॉर्ड अटैक के लिए बिल्कुल वल्नरेबल हो गया। एडवेंचरर और उसकी कंपेनियन खुश थे कि वो क्रीचर्स को हरा रहे हैं। अब वो नेक्स्ट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया, पर अचानक पता चला कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी वाइप आउट हो चुके हैं। रूम के बीच सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट खड़ा था। कियोमी ने कहा कि उसने ऑलरेडी उस साइड का काम खत्म कर दिया है। ये देखकर एडवेंचरर और उसकी कंपेनियन शॉक में रह गए। कियोमी ने उस स्ट्रेंजर का थैंक्स किया क्योंकि मास समनिंग उसके लिए काफ़ी इंजॉयबल था। फिर उनसे फेयरवेल लेते हुए उस लड़की ने कहा कि वो उम्मीद करती है कि वो उसे फिर मिलेगी। ट्रेनिंग रूम से निकलने से पहले समनर ने एक सवाल पूछा। वो जानना चाहता था कि लड़के की मूवमेंट्स इतनी शार्प कैसे हैं, क्योंकि बिना क्लास के और क्लास ई में होते हुए कोई ऐसे मूव्स नहीं कर सकता। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट की आइडेंटिटी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और पूछा वो असल में कौन है। कियोमी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताने से मना कर दिया और बस इतना बोला कि वो एक क्लासलेस आदमी है। ये सुनकर समनायक बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो कभी फिर आए क्योंकि वो उसके लिए और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स समन करेगा। कियोमी के फेस पर एक हल्का सा स्माइल आया और उसने कहा वो इसके लिए ग्रेटफुल रहेगा। उस रूम में 42 मॉन्स्टर्स डिफीट करने के बाद उसे टोटल 3 पॉइंट्स मिले। वो हमेशा उन्हें अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लॉकर रूम में शावर लेते हुए वो इसी बारे में सोच रहा था। जितना ज्यादा वो लड़ रहा है उतना ही स्ट्रांग बन रहा है। उसकी वेपन अब सच में डरावनी बन चुकी है। बाहर आते ही कियोमी ने देखा कि वहाँ लोग काफ़ी घबराए हुए थे। एक सूट पहना हुआ आदमी उसके पास आया और पूछा क्या वो एडवेंचरर है। उसने तुरंत कंफर्म कर दिया कि वो एडवेंचरर है, जिससे वो आदमी थैंकफुल हो गया क्योंकि एक डंजन ओवरफ्लो चल रहा था। ये न्यूज़ सुनकर कियोमी तुरंत शॉक हो गया। उस रीजन में सब एडवेंचरर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। डंजन ओवरफ्लो में मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में बाहर आ जाते हैं। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। कियोमी को प्रिपेयर होना था। उसी वक्त सिस्टम ने उसे एक इमरजेंसी टास्क दे दिया। कियोमी को समझ आ गया कि ये स्ट्रांग होने का एक बड़ा चांस है। जब लोग पैनिक में थे, कियोमी सोच रहा था कि इमरजेंसी मिशन से उसे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और आखिर एक और मिशन आ गया। उसका ऑब्जेक्टिव था ओवरफ्लो की कॉज को ख़त्म करना। ये ऑब्जेक्टिव सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसे हमेशा लगता था कि ऐसे इवेंट्स नेचुरल डिजास्टर होते हैं। जब वो ये सोच रहा था कि क्या ये सच में एक्सीडेंट नहीं है, तब एक आदमी ने उसे जल्दी वहां जाने को कहा जहां उसकी ज़रूरत है। कियोमी ने कहा वो जाएगा, पर उस आदमी को और एंग्शियस छोड़कर पहले उसने अपनी चीज़ें बैकपैक में रख लीं। उसकी सिटी शाबुया में केओस और डिस्ट्रक्शन हर जगह फैल रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और मॉन्स्टर्स लोगों को मारने के लिए दौड़ रहे थे। भागते हुए लोगों में एक लड़की गिर गई। वो क्रीचर्स के लिए इजी टारगेट बन गई। एक गॉब्लिन ने मौका देखा और सीधा उसकी तरफ भागा, उसे मारने के लिए रेडी। डर के मारे लड़की ने आंखें बंद करके चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने नहीं देखा कि क्रीचर का हेड कट हो चुका है। जब उसने आंखें खोली, उसे समझ आया कि एक एडवेंचरर ने उसकी जान बचा ली है। वो अभी भी शॉक में थी, पर फिर भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को थैंक्स बोल पाई, उसे स्वॉर्ड्समैन कहकर। कियोमी ने तुरंत करेक्ट किया और बोला उसकी कोई क्लास ही नहीं है। ये सुनकर लड़की शॉक हो गई और सोचने लगी कि शायद वो यूजलेस होगा। वो तुरंत वहां से भाग गई। कियोमी ने छुपाने की कोशिश की, पर लोगों की ऐसी रिएक्शन उसे अंदर से हर्ट करती है। दूसरे एडवेंचरर्स भी हेल्प कर रहे थे, पर उनका सामना एक डेंजरस क्रीचर से हो गया। वो सब मिलकर अटैक करने वाले थे। अंधेरे से एक क्रीचर निकला राइस केक खाते हुए, एक हॉब गॉब्लिन लेवल डी मॉन्स्टर। इसने पहले ही कई लोगों की जान ले ली थी। जैसे ही एडवेंचरर्स को उसकी डेंजर लेवल समझ आई, वो सब भाग गए, एक कंपेनियन को पीछे छोड़कर। इसी जगह कियोमी पहुंच गया और उन भागते एडवेंचरर्स से मिला।
वहाँ जो एक एडवेंचरर रह गया था वो सरप्राइज हो गया और पूछा ये लड़का कौन है। कियोमी ने तुरंत इंट्रोड्यूस किया कि वो भी एडवेंचरर है लेवल ई का, पर उसने कोई क्लास नहीं चूज की। ये सुनकर दूसरा एडवेंचरर डर गया, सोचता हुआ कि इस लड़के की प्रेजेंस और प्रॉब्लम्स लाएगी। उसने नोटिस भी नहीं किया कि एक व्हीकल उसकी तरफ फेंका गया था। जब उसने पीछे देखा उसे लगा बचना मुश्किल है, पर जीने की स्ट्रांग विल के साथ वो पूरी ताकत से साइड में जंप कर गया। मॉन्स्टर ये सब देखकर मजा ले रहा था। कियोमी जानता था कि मॉन्स्टर की अटैक पावर बहुत हाई है, उसका बॉडी स्ट्रांग और रिजिलियंट है, पर उसकी सोचने की कैपेसिटी कमजोर है। कॉन्फिडेंस से भरा कियोमी ने दूसरे एडवेंचरर से कहा कि उन्हें ये जल्दी खत्म करना होगा। वो भी मान गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने दिखाया कि उसमें करेज की कमी नहीं है। उसने उस आदमी से कहा कि वो मॉन्स्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही उसने ये कहा वो फुल स्पीड से दौड़ पड़ा। जो एडवेंचरर पीछे रह गया था वो पैनिक हो गया, सोचने लगा कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। पर वो क्रीचर जैसे कियोमी की मूवमेंट से हिप्नोटाइज हो गया था और सीधा कियोमी की तरफ बढ़ने लगा। कियोमी पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा। दूसरा एडवेंचरर आउटकम देखकर सरप्राइज हो गया। जैसे ही दोनों थोड़ा दूर हुए उसे समझ आ गया कि हमारे लड़के का प्लान क्या था। वो पीछे से क्रीचर के पास पहुंचकर स्वॉर्ड से स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल हो गया। मॉन्स्टर दर्द से चिल्ला उठा, पर इतना काफी नहीं था उसे मारने के लिए। तब उस आदमी को समझ आया कि अब उसकी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो मॉन्स्ट्रोसिटी उस पर फेटल स्ट्राइक करने वाली थी। पर उसने अपनी बैक हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ कर दी थी और कियोमी ने एक और स्ट्राइक मारी जो ज्यादा पावरफुल थी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि हमारे लड़के ने एक अटैक पॉइंट अब्जॉर्ब कर लिया है। क्रीचर को डिफीट करने के बाद कियोमी ने उस एडवेंचरर की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा क्या वो अभी भी फाइट कर सकता है। वो आदमी इंथुजियास्टिक हो गया और बोला हाँ, वो यंग हंटर्स से पीछे नहीं रहने वाला। जैसे ही वो खड़ा हुआ दोनों ने एक अजीब सा नॉइस सुना। ये हायर लेवल एडवेंचरर्स के आने की आवाज़ थी। वो फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच रहे थे। एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर ने कहा कि उनका काम, जो लेवल ई से नीचे है, इनोसेंट लोगों की हेल्प करना है और स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स मॉन्स्टर्स को हैंडल करेंगे। पर हमारे लड़के ने उसकी बात बिल्कुल इग्नोर कर दी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेंजर की तरफ दौड़ चुका था। उसके पीछे क्या हो सकता है ये सोचकर वो एक्सपीरियंस्ड हंटर भी उसके पीछे भागा। कियोमी ने सिटी के बीच एक पोर्टल जैसा कुछ ढूंढ लिया था। वो जगह पूरी तरह से सराउंडेड थी और उस डिमेंशनल ओपनिंग से बहुत एनर्जी निकल रही थी। कियोमी को पीछे से हंटर की हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। उससे पेस मेंटेन करने में एफर्ट लग रहा था। कियोमी ने पूछा वो उसके पीछे क्यों आया। आदमी ने कहा क्योंकि वो लड़का अकेला ही इतनी डेंजरस जगह जा रहा था। कियोमी पहले बोलने वाला था कि वो आदमी अच्छा है, पर बीच में वर्ड्स चेंज करके बोला कि वो एक्चुअली इडियट है। ये समझकर वो खुद थोड़ा अपसेट हो गया कि उसने जानबूझकर वर्ड्स बदल दिए। एडवेंचरर ने कहा कि लड़का स्ट्रांग हो सकता है, पर अकेला जाना फिर भी इम्प्रूडेंट है। ये उसके लिए भी डेंजरस है, पर वो इंश्योर करेगा कि वो घर वापस जाकर बाद में ड्रिंक करे। उसने लड़के को भी कहा कि वो भी ऐसा ही करे और ट्रॉमेटिक और डेंजरस चीज़ों से बचे। उसने पूछा कियोमी वहाँ क्या करने जा रहा है। कियोमी ने सीधा जवाब दिया कि वो ओवरफ्लो की कॉज को खत्म करने जा रहा है। एक्सपीरियंस्ड हंटर के लिए ऐसे इवेंट्स नेचुरल होते हैं, पर पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए कियोमी ने कहा वो पता लगा लेगा कि ये सच है या नहीं। हमारे लड़के ने गेट को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे जैसे वो पास गया, इससे निकलने वाली एनर्जी और इंटेंस होती गई। रोशनी इतनी तेज हो गई कि उसकी आंखें चमक उठी। फ्लैश इतना स्ट्रांग था कि वो एक्सप्लोजन जैसा लगा, और सच में वही हुआ। हमारे प्रोटैगनिस्ट का बॉडी जोर से दूर फेंका गया, जिससे दूसरा एडवेंचरर टेंशन में आ गया। उसे समझ आ गया कि उस पोर्टल के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, पर जब कियोमी ने उससे इंटरैक्ट किया तो वहां से कुछ बाहर आ गया। दूसरा एडवेंचरर सोचने लगा कि वो क्या हो सकता है। तब एक क्रीचर अपीयर हुआ, एको ऑफ कुरुलकिन, लेवल सी मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर हैरान था कि उसे कैसे डिस्कवर कर लिया गया। कियोमी ने उस सिंबल को पहले कहीं देखा था। वो उस इवेंट से जुड़ा था जब उसकी पिछली लाइफ खत्म हुई थी। रिवील होते ही मॉन्स्टर ने अपनी शेप चेंज करनी शुरू कर दी। वो बिल्कुल उस ड्रैगन जैसा लगने लगा जिसे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पहले डिफीट किया था। मॉन्स्टर उन दोनों एडवेंचरर्स की लाइफ खत्म करना चाहता था। एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर बिल्कुल टूट गया था। उसे लगा ये उसकी लाइफ का लास्ट एडवेंचर है। फियर्स क्रीचर अटैक के लिए रेडी था। जैसे ही उसने अपना डिस्ट्रक्टिव अटैक चार्ज किया, उसके थ्रोट में खास ग्लो दिखने लगा। कियोमी को अपनी पास्ट बैटल्स याद आ गईं, पर मॉन्स्टर का अटैक बहुत फास्ट था और अब उसे डिफेंड करना था। उसके पास ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने दूसरे एडवेंचरर को पकड़कर भागना ही बेस्ट ऑप्शन समझा। दोनों ने किसी तरह वर्स्ट सिचुएशन से बच लिया। जमीन पर गिरने के बाद कियोमी ने नोटिस किया कि उस आदमी की स्वॉर्ड लगभग पूरी रस्ट हो चुकी है। उसने सोचा ये कैसे हुआ और कंक्लूड किया कि ये टाइम के इफेक्ट की वजह से है। इस क्रीचर का अटैक किसी भी तरीके से लग गया तो बहुत डेंजरस होगा।
कियोमी सोच रहा था कैसे एक्ट करे। आदमी ने कहा उसे यहीं छोड़ दे क्योंकि वो लड़के के लिए सिर्फ बर्डन है। कियोमी को याद आया कि उसने पहले कहा था कि वो घर वापस जाएगा। ये सुनकर ओल्ड एडवेंचरर इमोशनल हो गया। जब वो बात कर रहे थे, क्रीचर फिर से अटैक करने वाला था। कियोमी ने फिर उस आदमी को बचा लिया। आदमी ने कहा फाइट के बाद वो दोनों साथ ड्रिंक करेंगे, पर सबको सरप्राइज करते हुए कियोमी ने बोला वो नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी अंडर एज है। अब सेफ डिस्टेंस पर हमारे लड़के ने स्वॉर्ड पकड़ी। आदमी ने वार्न किया कि वो रेकलेस ना बने। कियोमी के पास ऐसे एनिमीज से लड़ने का एक्सपीरियंस था। क्रीचर ने पूछा क्या वो सच में सोचता है कि वो ड्यूल जीत सकता है, और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार वो फिजिकल अटैक करने आया। कियोमी इस सडन चेंज के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसे साइड में डॉज करना पड़ा। फिर भी डॉज करते वक्त उसने क्रीचर के बॉडी को थोड़ा कट कर दिया। उसने मौका नहीं छोड़ा और तुरंत स्वॉर्ड से अटैक किया, पर उसका स्ट्राइक ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। मॉन्स्टर का आर्मर इतना हार्ड था कि ब्लो वापस वाइब्रेशन की तरह लौट आया। कियोमी का आर्म तक कांपने लगा। तब क्रीचर ने दोबारा अपनी कॉस्मिक ब्रेथ से अटैक किया। कियोमी को याद आया कि ड्रैगन अपने थ्रोट को अपने ही फायर से नहीं जलाता, इसलिए उसके थ्रोट के बेस पर एक मैजिकल वीक पॉइंट होता है। वही पॉइंट है जहां अटैक फोकस करना चाहिए। ऑफेंसिव स्टांस लेते हुए उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यूज की और अपना स्वॉर्ड डांस मॉन्स्टर की तरफ भेजा। क्रीचर को समझ आ गया कि उसे रिएक्ट करना होगा, पर तब तक हमारे लड़के का अटैक लग चुका था। जैसे ही उसका वीक पॉइंट हिट हुआ, क्रीचर ने पूछा क्या उसने सच में डिफीट हो गया है। कियोमी जानता था कि मॉन्स्टर के अटैक्स बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर लेते हैं, और अब जब वो थका हुआ लग रहा था, ये परफेक्ट चांस था अपने अटैक्स कॉन्सेंट्रेट करने का। उसने मॉन्स्टर के बॉडी पर बार बार स्ट्राइक्स किए, जिससे उसके आर्मर को डैमेज हुआ और फाइनली उसका सेंसिटिव पार्ट एक्सपोज हो गया। अब जब उसे एक्सेस मिल गया, कियोमी ने एक बहुत पावरफुल ब्लो मारा, जो पहले सब अटैक से ज़्यादा इफेक्टिव था। पेन क्रीचर के पूरे बॉडी में फैल गई और उसकी चीखने की आवाज हवा में गूंजने लगी। कियोमी को समझ आ गया कि मॉन्स्टर की डेस्परेट रिएक्शन डेंजरस हो सकती है। तभी क्रीचर की टेल ने उसे जोर से हिट किया। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि वो दूर जा गिरा। कियोमी खुद को संभालने लगा ताकि फाइट में वापस आ सके, क्योंकि वो ह्यूज क्रीचर ऑलरेडी उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था, फिजिकल अटैक के लिए रेडी। हमारे लड़के को समझ आ गया कि अगर अभी एक्ट नहीं किया तो उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। तभी सरप्राइज हुआ, मॉन्स्टर का अटैक दूसरे एडवेंचरर के शील्ड ने ब्लॉक कर लिया। उस आदमी ने अपनी जान रिस्क में डालकर हमारे लड़के को बचा लिया। वो क्रीचर को रोकने की कोशिश करता रहा और पूछा कियोमी ठीक है या नहीं। उस बैटल में वो बस इतनी ही मदद कर सकता था, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये काफी था। अचानक क्रीचर का बॉडी बिना किसी क्लियर रीजन के कोलैप्स होने लगा। सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, शील्ड पकड़े हुए एडवेंचरर भी शॉक में था। ये सब हमारे लड़के का काम था। उसने मॉन्स्टर को पॉइजन से डिफीट किया था। ये स्किल उसने पहले वाले हॉब गॉब्लिन को हराने के बाद सीखी थी। अब मॉन्स्टर का बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका था और वो मुश्किल से बोल पा रहा था। जब कियोमी उसके पास आया, क्रीचर ने एक नाम लिया, करुणा, और उसके तुरंत बाद कियोमी ने एक स्लैशिंग ब्लो से उसकी लाइफ खत्म कर दी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने एक डिफेंस पॉइंट अब्जॉर्ब कर लिया है। साथ ही वो क्रीचर को डिफीट करके लेवल 7 तक पहुंच गया। इमरजेंसी मिशन भी फाइनली कंप्लीट हो गया और रिवॉर्ड में उसे एक और मिस्टीरियस की मिली। कियोमी सोचने लगा कि शायद वो क्रीचर से दोबारा लड़ेगा कभी। अब वहां सिर्फ जीतने वाले एडवेंचरर्स बचे थे। ओल्ड मैन ने पूछा लड़के को क्या रिवॉर्ड मिला, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप अपनी स्वॉर्ड क्लीन करता रहा। ओल्ड मैन को समझ आ गया कि उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए उस इंसान से जिसने उसकी जान बचाई। सच ये है कि स्ट्रेस के बाद अब रिलीफ आया था, और चाहे वो एक दूसरे को ज्यादा ना जानते हों, पर उस मुश्किल ने उन्हें दोस्त बना दिया। हमारे लड़के के फेस की स्माइल ये बात छुपा नहीं रही थी। उनकी बातचीत जल्दी ही इंटरप्ट हो गई जब सूट पहने कुछ लोग वहां आ गए। उनमें से एक आदमी ने पूछा क्या वो लोग ही उस क्रीचर को डिफीट करने वाले थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता उससे पहले ही उसका अजीब सा नया दोस्त बोल पड़ा कि ज्यादा काम तो इस यंग लड़के ने ही किया था। सूट पहने आदमी को हमारा लड़का याद आ गया, लेवल ई एडवेंचरर जिसके पास कोई क्लास नहीं है। ओवरफ्लो खत्म हो चुका था और पोर्टल वापस स्टेबल हो गया था। अब वो आदमी जानना चाहता था कि इसके पीछे क्या रीजन है। कियोमी को समझ आ गया कि विटनेस के सामने चुप रहना मुश्किल है, तो उसने कहा कि ड्रैगन को डिफीट करने के बाद पोर्टल नॉर्मल हो गया। सूट वाले आदमी को ये इन्फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अब तक वो लोग ऐसे इवेंट्स को नेचुरल डिजास्टर समझते थे। कियोमी ने कहा वो बस वही बता सकता है जो उसे पता है। फिर अपने नए दोस्त के शोल्डर पर हाथ रखकर वो वहां से निकल गया। जब वो लोग जा रहे थे, किसी ने पूछा क्या उन्हें ऐसे ही जाने देना ठीक है। एक ब्लाइंडफोल्ड पहने फिगर ने कहा वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, चाहे अनएथिकल तरीके से ही क्यों ना हो।
पर सूट वाले आदमी ने मना कर दिया। वो उनके पास फ्रेंडली तरीके से जाना चाहता था क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर हॉस्पिटल में है। दूसरे एडवेंचरर्स उस आदमी की स्मार्टनेस से इम्प्रेस हो गए। उसे पता था एक बड़ी फाइट आने वाली है और स्ट्रेंथ नंबर्स में होती है। उसे लगता था कियोमी उसका ट्रम्प कार्ड बन सकता है। थोड़ी देर बाद उसे फोन आया। वो लाइन के दूसरे आदमी से बोला कि वो अग्रीमेंट के मुताबिक करेगा और उसे भी साथ लाएगा। ब्लड सर्पेंट्स का लीडर इस बात का इंतजार कर रहा था। अपनी रूम में कियोमी ध्यान से टूल्स सिलेक्ट कर रहा था और सब बैकपैक में रख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। एक ईमेल मिला था। उसकी रीसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उसे प्रमोट कर दिया गया था। अब वो लेवल डी एडवेंचरर बन चुका था और ये सब लेवल 7 पर। कियोमी अपनी प्रोग्रेस से काफ़ी एक्साइटेड हो गया। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया। ये उसकी सिस्टर का था। उसने लिखा कि वो अब फेमस होता जा रहा है और एक लिंक भेजा चेक करने के लिए। कियोमी राइजिंग न्यूकमर्स की लिस्ट में था। उसके साथ हीलर नियामी भी थी जो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। इसी वक्त नाटू ने उससे पूछा क्या उसके पास सच में कोई क्लास नहीं है, और जिंदगी में पहली बार कियोमी ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा कि उसके पास क्लास चूज ना करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब प्रॉपरली इक्विप्ड होकर वो माइनिंग डिमेंशन में वापस जाने के लिए रेडी था। की उसके हाथ में थी, पर सिस्टम ने वार्न किया कि ये की हायर लेवल एडवेंचरर्स के लिए बनी है। हो सकता है उसका लेवल अभी सफिशिएंट ना हो। अब डिसाइड उसे ही करना है कि उसे यूज़ करना है या नहीं। कुछ पल के लिए वो हेजिटेट हुआ, पर उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई, कैसे वो दूसरों पर बर्डन था और अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाया। उसने जिंदगी में काफ़ी मिसफॉर्च्यून देख लिया है, इसलिए उसने की यूज़ करने का डिसाइड कर लिया। सिस्टम ने कहा कि ये एक अच्छा डिसीजन था। अब उसे इस डिमेंशन में रिसीव किया जाएगा। तुरंत उसके सामने एक पोर्टल अपीयर हुआ और हमारे लड़के का बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अंदर खिंचने लगा। जैसे ही वो ट्रांसमाइग्रेट हो रहा था, उसका बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगा। अनएक्सपेक्टेडली वो एक कासल के हॉल में अपीयर हुआ जहां गार्ड्स खड़े थे। ये बिल्कुल वैसी डिमेंशन नहीं लग रही थी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। कियोमी जो देख रहा था उससे काफ़ी सरप्राइज हुआ। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी थ्रोन पर बैठा था। ये एल्व्स की दुनिया थी, एक ए रैंक डंजन। हॉल में थ्रोन देखकर कियोमी सोचने लगा, क्या ये सच में डंजन है? जो आदमी किंग लग रहा था उसने कहा कि हमारे लड़के को गॉड्स की विल ने बुलाया है और वो उसका नाम जानना चाहता है। कियोमी ऐसी लाइन सुनने की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। नैरेटिव देखकर उसे लगा शायद ये कोई मिशन है। फिर भी उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो यहाँ लूनर मैजिक स्टोन्स ढूंढने आया है। किंग ने तुरंत समझ लिया कि वो मैजिकल वोटेक्स डिजीज ट्रीट करना चाहता है। इतनी जल्दी समझ जाने पर कियोमी विजिबली सरप्राइज हो गया। किंग ने कहा अगर लड़का ये चाहता है तो वो अपने अल्केमिस्ट को ऑर्डर दे सकता है सब प्रिपेयर करने के लिए, पर लूनर मैजिक स्टोन उनके वर्ल्ड में भी बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। कियोमी ने तुरंत समझ लिया कि ये फ्री में नहीं मिलेगा और पूछा क्या उसे कोई चैलेंजिंग काम करना होगा। किंग ने कहा लड़का जितना लगता है उससे ज्यादा स्मार्ट है और गॉड्स की विल ने एक इंटरेस्टिंग एडवेंचरर भेजा है। उनकी बात एक मैसेंजर के आने से इंटरप्ट हो गई। वो क्या बोल रहे थे ये कियोमी नहीं सुन पाया, पर किंग को जब पता चला कि ये एडवेंचरर बिना क्लास का है तो वो सच में सरप्राइज हो गया। सोल्जर्स भी हेजिटेंट और वरिड हो गए। किंग को लगा शायद कोई मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कियोमी ने पूछा क्या कोई प्रॉब्लम है? किंग थोड़ा एम्बैरस था और अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाते हुए बोला नहीं, गॉड्स की विल कभी गलत नहीं होती। पर उसने कहा कि हमारे लड़के का टास्क एक डुअल होगा। उसका अपोनेंट होगा द ग्रेट सिनर। उसका क्राइम ये था कि उसने अपने खुद के लोगों पर अटैक किया था। उसकी एक्शन से बहुत डिस्ट्रक्शन हुई और इनोसेंट लोग मारे गए। जब उससे पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कोई खास रीज़न नहीं, वो बस अपनी पावर यूज़ करता है क्योंकि वो उसके पास है। वो इंसान इतना डेंजरस था कि अपने हाथों से लाइटनिंग समन कर सकता था और फायर बॉल से लोगों पर मर्सीलेसली अटैक करता था। इन सब बातों को याद करते हुए किंग ने कहा कि अपने खुद के लोगों पर अटैक करना एल्व्स के लिए बहुत बड़ा पाप है। ये उनका सीक्रेट लॉ है। इसीलिए उन्होंने बाहर की दुनिया से किसी को बुलाया है ताकि वो ये काम करे। उसने कहा अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट ये टास्क एक्सेप्ट करता है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। कियोमी तुरंत एक्साइटेड हो गया और किंग से बोला कि अब उनके बीच अग्रीमेंट हो गया है। उसने मेजेस्टी की तरफ हाथ बढ़ाया पर कुछ नहीं हुआ। मैसेंजर अभी भी टेंशन में था क्योंकि ये अननोन एडवेंचरर बिना क्लास का है। फिर किंग थ्रोन से उठा और फाइनली हमारे लड़के से हाथ मिलाया, ये कंफर्म करते हुए कि डुअल अगले दिन होगा। तब तक लड़का सिटी को फ्रीली एक्सप्लोर कर सकता है। कियोमी इतनी कॉम्प्लेक्स जगह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर वो सच में सिटी घूमने निकल गया ताकि लोगों को बेटर समझ सके। एक विमेन ने उसे काइंडली रिसीव किया और बोला वो उसे गाइड करेगी। कियोमी को ये पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लग रहा था। ये बिल्कुल नॉर्मल डंजन जैसा नहीं लग रहा था।
विमेन ने कहा, ये सच में डंजन है, पर ये प्लेस स्पेशल है। लास्ट टाइम कोई आउटसाइडर यहाँ 10 साल पहले आया था। हमारा लड़का वहाँ के अजीब शेप वाले फ्रूट्स देखकर एंटरटेन हो रहा था। उसने पूछा, उस लास्ट विजिटर का क्या हुआ? विमेन ने बिना कुछ छिपाए सच बता दिया, वो लास्ट विजिटर मर चुका था। ये सुनकर कियोमी को समझ आ गया कि ये जगह पोटेंशियली डेंजरस है। जब वो दोनों घूम रहे थे, उन्होंने लोगों को क्लैप करते सुना। लगता है स्क्वायर में कोई इवेंट होने वाला है। विमेन ने सजेस्ट किया कि वो लोग भी देखने चले। वहाँ एक एल्फ लोगों का अटेंशन खींच रहा था क्योंकि वो उन्हें एक इंटरेस्टिंग मैजिक शो दिखाने वाला था। अपनी लैंग्वेज में वो स्ट्रेंथनिंग एन्चांटमेंट प्रिपेयर करने लगा। फिर उसने अपने हाथों से फायर बॉल्स बना ली और उन्हें हवा में फेंका। जैसे ही उसने हाथ बंद किए, फायर बॉल एक्सप्लोड हो गया और एक अच्छा सा पायरोटेक्निक शो क्रिएट हो गया। कियोमी को समझ आ गया कि वो सिर्फ एक सिंपल फायर बॉल नहीं था, वो उससे ज्यादा पावरफुल था। उस आदमी ने बताया कि वो टेक्निक टेम्पररी किसी की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जो विमेन कियोमी को गाइड कर रही थी, उसने कहा, ये टेक्निक अभी रिसेंटली इन्वेंट हुई है। हमारी क्लासलेस एडवेंचरर जल्दी सीखने वाला है, तो उसने सिर्फ देखकर ही वो एबिलिटी सीख ली। ये बैटल में डेफिनेटली यूजफुल होगी। इस तरह उसका स्टार्ट काफी अच्छा रहा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, कियोमी को रियलाइज हुआ कि उसने उस दिन ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है। उसने अपनी गाइड से कहा कि अगर मौका मिला तो वो और सीखना चाहेगा। विमेन ने थोड़ा अजीब सा जवाब दिया, अगर वो नेक्स्ट डे सर्वाइव कर गया तो वो और सीख सकता है। उसकी सस्पिशियस टोन कियोमी को पसंद नहीं आई, फिर भी उसने बिना प्रॉब्लम के उससे गुड बाय बोल दिया। अगले दिन वो एरिना की तरफ जाने वाले कॉरिडोर्स में चल रहा था। उसके स्टेप्स फर्म और कॉन्फिडेंट थे। आखिर वो उस जगह एंटर हो गया जहां डुअल होने वाला था। बहुत लोग वहां स्पेक्टिकल देखने के लिए आए हुए थे। दूसरी तरफ उसका अपोनेंट भी अंदर लाया जा रहा था। इलिस्ट्रेटर ने तो इस बंदे को बिल्कुल एग्जैजरेट कर दिया। कितना बड़ा आदमी है, लगता है बचपन से प्रोटीन शेक पी के बड़ा हुआ है। कियोमी ने तुरंत नोटिस किया कि ये इंसान उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जो उसने सुना था। प्रिजनर ने गार्ड से पूछा, अगर वो जीत गया तो क्या उसे रिलीज कर दिया जाएगा? फिर उसने तुरंत मैजिक यूज करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से एक बड़ा मैजिक सर्कल बना दिया। पूरा एरिना डार्कनेस से भर गया। कियोमी को समझ आ गया कि ये टेक्निक टाइम को ही अल्टर कर रही है। वो डीजेनरेट प्रिजनर बोला कि ये फेस्टिवल उसकी ग्रोथ को और बढ़ाएगा। वो कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ने लगा। इस बार उसने अपने हाथों में लाइटनिंग को कंट्रोल करना शुरू किया और एक और स्पेल से कियोमी को घेर लिया। वाटर मैनिपुलेशन की टेक्निक ने हमारे लड़के की विजन ब्लर कर दी। तब उसने नोटिस किया कि बारिश सिर्फ उसके आसपास हो रही है, पर वो इससे अपनी लिमिट नहीं बनने देना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी सॉर्ड और भी फर्मली पकड़ ली। तब उसने देखा कि क्रिमिनल एक और टेक्निक यूज कर रहा है। इस बार एक पर्पल कलर का स्फीयर अपीयर हुआ। क्रिमिनल ने उसे जमीन पर मारा और वो एनर्जी पूरी जगह फैलने लगी। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता भी नहीं चला और उसके पैर के नीचे की जमीन नरम होने लगी। धीरे धीरे एक फोर्स उसे नीचे खींचने लगी। कियोमी जमीन में धंसने लगा, जैसे अर्थ उसे निगल रही हो। उसे इस मैजिक का कोई नॉलेज नहीं था। ये उसके लिए बिल्कुल अननोन टेक्निक थी। धंसते वक्त वो अपने हाथों से जमीन पकड़ने की कोशिश करता रहा। सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज ये थी कि एल्व्स उस क्रिमिनल के लिए चीयर कर रहे थे। क्रिमिनल हमारे लड़के को देखकर बोला, क्या गलत हो गया? वो तो अभी अपनी मूव्स शुरू ही कर रहा था। उसने कहा, हमारा लड़का बेवकूफ है जो बेट में आ गया और इस सिचुएशन में फंस गया। किंग भी सोच रहा था कि ये ह्यूमन के लिए शायद बहुत चैलेंजिंग है, पर उसके लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि जो मरेगा वो उसके लोगों में से नहीं होगा। कियोमी को समझ आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बच नहीं पाएगा। उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यूज की ताकि होल से बाहर आ सके, पर स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी नहीं थी। तब उसने स्किल एनहांसमेंट यूज करने का डिसाइड किया। इस बार वो अपना बॉडी उस मड होल से बाहर खींचने में सक्सेसफुल हो गया। ये देखकर क्रिमिनल भी इम्प्रेस हो गया। हमारा लड़का रिलीव था कि उसने ये टेक्निक सीख ली, क्योंकि अब वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है। तुरंत उसने अपने स्वॉर्ड डांस अटैक्स एनिमी की तरफ भेजे। कट्स हवा में गए पर एक बैरियर से टकरा गए। कियोमी शॉक हो गया। उसने जो हिट किया वो सिर्फ आइस से बना हुआ स्ट्रक्चर था। क्रिमिनल ऑलरेडी उसकी रीच से दूर मूव कर चुका था। उसने कहा, ह्यूमन मैजिक इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। इस बार उसने आइस से भी अटैक किया, पर हमारे लड़के को कोल्ड से रेजिस्टेंस है, इसलिए वो उसके लिए डेंजरस नहीं था। क्रिमिनल अभी भी कॉन्फिडेंट था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, कियोमी को उनकी पावर डिफरेंस समझनी चाहिए। फिर उसने आइस स्टेक्स की एक बड़ी बारिश हमारे लड़के की तरफ भेज दी। शार्प प्रोजेक्टाइल सीधा उसकी तरफ आ रहे थे। उनका इम्पैक्ट बहुत डेविस्टेटिंग था और वहां बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया।
अटैक से उठी धूल की वजह से ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक बड़ा आइस का सार्कोफेगस बन गया हो। सबसे अजीब बात ये थी कि लोग उस क्रिमिनल के लिए चीयर कर रहे थे, जबकि उसने उनके सबसे सेक्रेड लॉ को तोड़ा था। सेलिब्रेट करते हुए क्रिमिनल बोला कि अब वो फाइनली फ्री है। सीधा किंग की तरफ देखकर उस क्रिमिनल ने पूछा, क्या वो अपना प्रॉमिस रखेगा? शायद पूरी जगह में सिर्फ किंग ही था जो क्रिमिनल के लिए चीयर नहीं कर रहा था। तभी सबको सरप्राइज करते हुए आइस का सार्कोफेगस फट गया। ना किंग और ना ऑडियंस ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। उस बर्फ के पहाड़ के अंदर कुछ हो चुका था। उस जगह से हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड बाहर निकली। उसकी ब्लेड ग्लो कर रही थी। इसी एबिलिटी की वजह से वो उस प्रिजन से बाहर निकल पाया। क्रिमिनल हमारे लड़के की कैपेबिलिटी देखकर इम्प्रेस लग रहा था। कियोमी को समझ आ गया कि इतनी मसल्स होने के बावजूद ये बॉडी शायद बस इंस्टाग्राम फोटोज के लिए है। क्रिमिनल के लिए डुअल अब और इंटरेस्टिंग हो रहा था। वो एक और स्पेल प्रिपेयर करने लगा, सोचता हुआ कि इस बार पावर और बढ़ाएगा। कियोमी ने माना कि एनिमी काफी स्किल्ड है और सोचा कि ये डीमन और भी स्ट्रांग हो सकता है। वो उसके पेस के साथ नहीं चल पा रहा था और सोचने लगा कैसे काउंटर करे। तब उसे अपनी पास्ट लाइफ का एक इंसिडेंट याद आया। एक एडवेंचरर ने कहा था कि उसने एक क्लमजी एल्फ देखा था जिसके हेयर उसकी अपनी मैजिक से जल गए थे और वो पैनिक में भाग गया था। कियोमी को समझ आ गया कि शायद ये सिंपल क्लू ही उसका एग्जिट हो सकता है। उसने तुरंत अपनी नज़र ऑडियंस की तरफ घुमा दी। क्रिमिनल को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया और बोला, डिस्ट्रैक्ट मत हो। पर उसे पता नहीं था कि हमारा लड़का ऑलरेडी अटैक के बीच में है। बॉडी स्ट्रेंथनिंग यूज़ करके भी वो एनिमी को हिट नहीं कर पाया। फिर उसने टेक्निक एनहांसमेंट यूज़ की, पर एल्फ ने वो भी डॉज कर लिया और जंप करके स्वॉर्ड से बच गया। उसने हमारे लड़के को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहा कि स्किल्ड तो है, पर अगर बस इतनी ही पावर है तो कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त हमारा लड़का मुस्कुरा दिया, क्योंकि एल्फ के हेयर कट चुके थे बिना उसके नोटिस किए। एल्फ को तब समझ आया क्या हुआ है। पूरी ऑडियंस शॉक हो गई, जैसे उन्होंने कोई बहुत क्रूअल चीज देख ली हो। क्रिमिनल बिल्कुल डिस्पेयर में चला गया। कियोमी ने अज्यूम किया कि एल्व्स अपने हेयर के थ्रू मैजिक मैनिपुलेट करते हैं। जैसे ही उसने एनिमी के हेयर कट किए, सनलाइट वापस अरीना में चमक उठी। इसका मतलब एल्फ की टेक्निक सप्रेस हो गई। कियोमी सीधा उसकी तरफ बढ़ा, फाइट खत्म करने के लिए रेडी। पर वो एरोगेंट क्रीचर हार मानने को रेडी नहीं था। उसने फिर से मैजिक यूज करने की कोशिश की, पर इस बार कुछ भी उसके हाथ में अपीयर नहीं हुआ। तब उसे समझ आ गया कि उसकी पावर चली गई है। कियोमी का स्ट्राइक क्विक और प्रिसाइज था और क्रिमिनल मॉर्टली वुंडेड हो गया। वो जमीन पर गिर गया और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि कियोमी ने 10 मैजिक पॉइंट्स अब्सॉर्ब कर लिए। जो हुआ, उसके बाद किंग ने अनाउंस किया कि उस आदमी का क्राइम जज हो चुका है और जो एडवेंचर गॉड्स की गाइडेंस से आया है उसे ब्लेस किया जाना चाहिए। अरीना में रोज पेटल्स गिरने लगे। किंग खुद अरीना में आया और हमारे लड़के को कॉन्ग्रेचुलेट किया। दोनों ने हैंडशेक करके सेलिब्रेट किया। पर किंग को एक बात वरी कर रही थी। उसने पूछा, कियोमी को उनके हेयर सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला? कियोमी ने चुप रहना ही ठीक समझा। कंसर्न्ड होकर उसने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर किया अगर वो सीक्रेट रिवील ना करे। उसने एक छोटा क्यूब दिया। ये एक अबिसल मैजिक स्टोन था। कियोमी जानता था ये स्टोन लास्ट डंजन अबिस से आता है। किंग ने वो नेकलेस हमारे लड़के के गले में पहना दिया और बोला अब उसे फर्क नहीं पड़ता कैसे उसने ये इन्फॉर्मेशन जानी, पर अगर वो इस ओर को एन्चेंटर को दिखाए तो वो उसे यूज़ करना सिखा देगा। किंग के पास एक लास्ट बात कहनी थी, पर ज़रूरत नहीं पड़ी। कियोमी ने खुद ही अश्योर कर दिया कि वो अपना प्रॉमिस रखेगा। साथ ही उसे प्रॉमिस्ड लूनर मैजिक स्टोन्स भी मिल गए। एक छोटी बैग में शायद उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा स्टोन्स थे। जो सर्विस कियोमी ने दी थी उसके बदले किंग ने कहा कि वो उसे एक और सीक्रेट बताएगा। उसने बताया कि वो टाइप का और क्राफ्ट भी किया जा सकता है। ये सुनकर हमारा लड़का सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसने तुरंत और इन्फॉर्मेशन मांगी, पर तभी उसकी जर्नी खत्म करने के लिए पॉचल अपीयर हो गया। किंग ने उसे फेयरवेल कहा और बोला अगर गॉड्स की विल हुई तो वो फिर मिलेंगे। कियोमी अपने रूम में वापस भेज दिया गया, सारे रिवॉर्ड्स और बिलोंगिंग्स के साथ। पर जो चीज़ वो सच में चाहता था वो था उस ओल्ड किंग से मिलने वाली क्राफ्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन। अगर वो और क्राफ्ट कर सकता है तो शायद वो डिजीज़ का परमानेंट क्योर बना सकता है। दूसरी तरफ एक मीटिंग रूम में कुछ सपोजिडली इंपॉर्टेंट लोग बैठे थे। एक आदमी आया और लेट होने के लिए अपोलोजाइज किया। अब मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। चश्मा वाले आदमी ने पूछा क्या वो यहाँ है, और किसी ने हाँ में जवाब दिया। उसने रिमोट से स्क्रीन ऑन की, जहां दिख रहा था कि जिस आदमी की बात हो रही है वो ट्रेनिंग कर रहा है। रूम में बैठी विमेन तुरंत प्लेफुल हो गई और स्क्रीन पर दिख रहे उसके एक्सपोज्ड स्किन को देखने लगी।
वो आदमी कोई और नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट ही था। वो कामली एक्सरसाइज कर रहा था और अभी उसे रियलाइज हुआ कि फोन पर कॉल आ रही है। उन्होंने उसे शर्ट पहनने को बोला और हमारे लड़के ने अपोलोजाइज किया कि उसे लगा मीटिंग इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। फिर उसने पूछा मीटिंग किस बारे में है। चश्मा वाले आदमी ने कहा वो उसे एक स्पेशल टास्क के लिए रेकमेंड करना चाहते हैं। ये सुनकर हमारे लड़के की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उन्होंने बताया कि फ्यूचर में आने वाली एक सिचुएशन के लिए स्किल्ड एडवेंचरर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं। क्योंकि उसका नाम एलिस ने सजेस्ट किया है, वो चाहते हैं कियोमी भी इस पार्टिसिपेट करे। एलिस का नाम सुनकर कियोमी ने कहा वो ऑपरेशन के डिटेल्स जानना चाहता है। चश्मा वाले आदमी ने कहा जो वो बताने वाला है वो कॉन्फिडेंशियल है और हमारे लड़के को इंश्योर करना होगा कि इन्फो लीक ना हो। टैबलेट हैंडल करते हुए उसने एक ग्राफ दिखाया। कियोमी के सवाल पर उसने बताया कि ये एडवेंचरर डेथ्स का एनालिसिस है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाली स्टैटिस्टिक वो है जहां एडवेंचरर्स दूसरे एडवेंचरर्स की वजह से मर रहे हैं। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ गया। चश्मा वाले आदमी ने कहा शायद बिलीव करना मुश्किल हो, पर ये सच है। वो और डेटा एक्सप्लेन करने वाला था कि कियोमी ने उसे इंटरप्ट कर दिया। कियोमी ने कहा वो शायद उन एडवेंचरर्स की बात करेगा जो ये सब इंटेंशनली करते हैं। रूम में सब चुप हो गए। चश्मा वाला आदमी सरप्राइज हो गया कि हमारे लड़के को ऑलरेडी समझ आ गया, जबकि ये इन्फो पब्लिक भी नहीं हुई थी। कियोमी ने कहा उसने बस कुछ रूमर्स सुने हैं, पर असल में उसे अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज से सब पता है। उसने सोचा शायद इस बार उसे उन लोगों को हंट करने के लिए हायर किया जाएगा। चश्मा वाले आदमी ने एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया और बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे प्लेयर्स को हंट करती है अब वो उनके ट्रैप में आ चुकी है और जो सिनारियो प्रिपेयर हो रहा है उसमें वो सबको कैप्चर करने वाले हैं। हमारे लड़के को प्लान समझ आ गया और चश्मा वाला आदमी उसकी तेज सोच से खुश हो गया। उसने ये भी कहा कि ये काम बहुत डेंजरस होगा, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा और उसकी रेप्यूटेशन भी बढ़ेगी। चश्मा वाला आदमी जानता था कि हमारा लड़का मेडिकल एक्सपेंसेस पर काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है। उसने कहा जो ऑफ़र उसने दिया है वो इतना बुरा नहीं है। कियोमी को ये सुनकर सरप्राइज़ नहीं हुआ कि उसे उसकी सिस्टर के बारे में पता है। उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और कहा प्लान के डिटेल्स शेयर किए जाएं ताकि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। लड़का सैटिस्फाइंग आंसर दे चुका था तो आदमी ने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी। उनकी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एक एस क्लास एडवेंचरर अकीरा बाबाजोना है। इसी बीच एक ह्यूज क्रीचर किसी पर अटैक कर रहा था। उसका सामना अकीरा कर रहा था। वो अपनी टीम से पूछ रहा था क्या सब लोग देख पा रहे हैं। उसके एक्शंस लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे थे और उसने ऑडियंस को बताया कि मॉन्स्टर रैंक बी का है, पर जो लोग काउंटर मेजर्स जानते हैं इसे हराना ईजी है। क्रीचर ने अपनी ट्रंक से अटैक किया और जमीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जहां अकीरा खड़ा था, पर अकीरा ने बहुत आसानी से डॉज कर लिया। इसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी में उसने मॉन्स्टर का वीक पॉइंट दिखा दिया। उसने कई कट्स मारे और कंफर्म किया कि वीक पॉइंट उसके हेड का बम्प है। मॉन्स्टर के नेक का ऊपर वाला पार्ट सशीमी की तरह स्लाइस हो गया। अकीरा ने अपनी ऑडियंस को बोला कि ये तो ईजी टास्क था, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। डंजन से बाहर आते ही बहुत सारे फैंस उसका वेट कर रहे थे। वो सबके सामने एक अच्छा इंसान बनकर बिहेव कर रहा था और सबका शुक्रिया अदा कर रहा था, पर जैसे ही वो कार में बैठा उसका एटीट्यूड बदल गया। उसे इन लोगों का आइडल बनना पसंद नहीं, क्योंकि उसके लिए वो सब बस कॉमनर्स हैं। तब उसे इन्फॉर्म किया गया कि ब्लड सर्पेंट से मैसेज आया है। उनका ट्रैप प्लान के मुताबिक चल रहा है। अकीरा एक्साइटेड था जानने के लिए कि ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें रोकने के लिए कौन सा एडवेंचरर हायर किया है। डेटा एनालाइज करते हुए उसे एक पिक्यूलियर प्रोफाइल मिली। हमारे प्रोटैगनिस्ट की फोटो, वो एडवेंचरर जिसने डंजन में क्रिमिनल्स को डिफीट किया था। अकीरा उसे एक इंटरेस्टिंग ओपोनेंट समझ रहा था और डंजन में उससे मिलने के लिए ईगर था। सिटी के दूसरी तरफ हमारा लड़का अपनी सिस्टर के लिए फूल खरीद रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही गॉसिपिंग नर्स ने नोटिस किया कि आज का गिफ्ट फ्लावर्स है। कियोमी ने रूम का डोर खोला। नात्सु बुक पढ़ रही थी और उसे गिफ्ट पसंद आया। कियोमी ने कहा वो गुड न्यूज़ भी लाया है, शायद जल्द ही उसकी कंडीशन क्योर हो सकती है। ये सुनकर नात्सु थोड़ी वरिड हो गई, क्योंकि डॉक्टर से उसने सुना था